Hello students, welcome to a new video. In this video, we will learn class 10th economics chapter 1 development. Students, in this video we will learn about what is development, meaning of development, different people and the different goals, comparison of countries or states, means how the countries are compared with another countries, comparison through national economic, comparison through per capita income and all. Okay students, so let's start. As all of us have aspirations or desire for development, but the preservative of development varies from person to person, region to region, state to state and country to country. स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि मतलब क्या है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो होता है ना, वो मतलब सबके हिसाब से अलग अलग होता है, मतलब वो डिवाइड होता है, वो सब मतलब सब लोगों के बीच में वैरी करता है, पर्सन टू पर्सन डेवलपमेंट वैरी करता है। जो एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट है, शायद वो दूसरे पर्सन के लिए डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ओके और रीजन टू रीजन वैरी करता है, स्टेट टू स्टेट वैरी करता है, कंट्री टू कंट्री वैरी करता है। मतलब हर कंट्री का अपना अलग डेवलपमेंट गोल्स होता है, इंडिया का अलग है, यूएसए का अलग है। ओके, लाइक दैट. So student, I think so you understand this line. Meaning of development. What is the meaning of development? Okay. Development applies to all round development of a country, such as freedom, participative involvement, economic equality, security, life with dignity and goods standard of living. Okay students, मीन्स व्हाट इज़ डेवलपमेंट इन कंट्रीज़। व्हाट मतलब एक कंट्री में क्या क्या डेवलपमेंट होता है, क्या डेवलपमेंट मतलब किसको डेवलपमेंट बोलते हैं कंट्री में, जैसे सच एज फ्रीडम, पार्टिसिपेटिव इन्वॉल्वमेंट, इकोनॉमिक इक्वलिटी, मतलब सब इकोनॉमिक के हिसाब से सब इक्वल है हमारे लिए, सिक्योरिटी, लाइफ विद डिग्निटी एंड गुड्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके स्टूडेंट, डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल्स, मतलब डेवलपमेंट प्रिजर्वेटिव इज कंट्रास्टिंग एंड समथिंग कॉन्फ्लिक्टिंग means fighting. This show the following two aspects of development. The first one is different people can have different development goals. मतलब हर people अपना मतलब हर person का अलग अलग अपना रहता है development goals. और second है development for one may not be development for another. It may be even destructive for the other. जो मैं अभी बोली स्टूडेंट, एक के लिए जो डेवलपमेंट होता है शायद वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल है, देखिए आप लोग। फॉर एग्जांपल, इंडस्ट्रीज वांट्स मोर डैम फॉर देयर इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट, बट डैम्स डिस्प्लेस लोकल कम्युनिटी, सबमर्ज फॉरेस्ट लैंड एंड होल इकोलॉजिकल सेटअप में बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। मतलब क्या है स्टूडेंट, एक इंडस्ट्री है जिसको बहुत इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है और इलेक्ट्रिसिटी के लिए उनको अच्छा मतलब और डैम चाहिए सब। तो वो डैम जब वो लोग करते हैं ना, तो शायद बट डैम डिस्प्लेस मतलब डैम बनाने के लिए लोकल जो लोगों को होता है वो लोग को डिस्प्लेस करना पड़ता है, मतलब उठाना पड़ता है, जो वो लोगों के लिए फिर वहाँ का जो इन्वायरमेंट है सबको वो डिस्टर्ब कर देता है। तो सबके लिए वो एक डिस्ट्रक्टिव है, मतलब वो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या है, वो डेवलपमेंट है, पर लोकल लोगों के लिए वो एक डिस्ट्रक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, income and other goals. Income is considered the most important component of development as it can buy material, goods and service, means money. People also seek equal treatment, freedom, education, security, respect from their jobs, peace and a pollution-free environment and so on. Hence, for development, people look mixed goals, and developmental goals include both economic development and better quality of living. Okay student, so now we will read about national development. Okay, the individual seek different goals and their motive of national development is also like to be different.
मतलब इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स एंड द मोटिव ऑफ नेशनल डेवलपमेंट ऑल्सो लाइकली बी डिफरेंट। मतलब जैसे लोगों का मतलब एक दूसरे से दूसरे पर्सन जो डेवलपमेंट का ये होता है वो वैरी करता है, उसका फिर कंट्री के में भी वैरी करता है, ये ऐसा बोल रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो कैसे, मतलब ए फार्मर वांट्स इंडिया टू डेवलप इन द पर्टिकुलर वे। मतलब एक फार्मर क्या चाहता है, अपने हिसाब से वो इंडिया को डेवलप करना चाहता है। पर वेरेज अ ट्रेडर वांट्स अनदर वे, ट्रेडर को अपने हिसाब से करना है। पर अ टीचर येट अनदर वे, एक टीचर को इंडिया अलग तरह से मतलब उसके हिसाब से डेवलप होना चाहिए। अंडर नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटी इज गिवन टू दोज गोल्स विच बेनिफिट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो नेशनल डेवलपमेंट क्या करते हैं, किसको प्रायोरिटी देते हैं, जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिमांड करते हैं। अगर इंडिया में फार्मर्स ज़्यादा है तो वो ज़्यादा फार्मर्स मतलब उनका जो हिसाब से जो डेवलपमेंट है वो डिमांड करेंगे। बहुत लोग मतलब 100 से 60% अगर ये करेंगे तो वही फॉलो करेंगे, उनके हिसाब से जो डेवलपमेंट है वही नेशनल डेवलपमेंट, नेशन उसको ही प्रायोरिटी देगा, इंपॉर्टेंस देगा। ओके, फिर आता है कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज और स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट कंट्रीज आर क्लासिफाइड एज किस किस में कंट्रीज डेवलप है, डेवलप्ड कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री। स्टूडेंट्स ओके, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। कंपैरिजन थ्रू नेशनल इनकम, ठीक है, जो नेशनल इनकम है उसके हिसाब से क्या करते हैं, कंपैरिजन थ्रू नेशनल इनकम से करते हैं। नेशनल इनकम इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इज ऑल्सो नोन एज टोटल इनकम। ओके स्टूडेंट, मतलब नेशनल इनकम क्या है इधर समझाया है, इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स, वहाँ जो कंट्री में जो है लोग वो रेसिडेंट्स बोलते हैं उनको, ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम इज ऑल्सो नोन एज टोटल इनकम। मतलब कंट्री का टोटल इनकम, जो रेसिडेंट्स हैं उनका इनकम। ओके, कंट्री विथ हायर टोटल इनकम कंसिडर टू बी डेवलप्ड, एग्जाम्पल यूएसए, यूके, जापान। स्टूडेंट यहाँ कुछ डेवलप्ड कंट्री का नाम बोला है और वो है यूएसए, यूके एंड जापान। However, this is not useful measures as countries have different population and comparison. Total income will not state the average in amount earned by a person. जैसे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि जापान का बहुत कम है पॉपुलेशन पर इंडिया का बहुत ज़्यादा है, तो ये एक फेयर मेथड नहीं होता पूरा कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो इसके लिए और मतलब मेथड्स ये किए हैं, कंपैरिजन थ्रू पर कैपिटल इनकम। ठीक है, पर कैपिटल इनकम क्या है देखिए अभी, पर कैपिटल इनकम गिव्स अ बेटर कंपैरिजन। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बाय टोटल पॉपुलेशन, इज कॉल्ड एवरेज इनकम। सो क्या बोलते हैं, एवरेज इनकम बोलते हैं। ठीक है, मतलब जितना पॉपुलेशन है पूरा ग्रोथ जितना मतलब कैलकुलेट टोटल इनकम ऑफ द कंट्री का एक ईयर में जितना टोटल इनकम है बाय डिवाइडिंग बाय इट्स पॉपुलेशन, कितना पॉपुलेशन है, शायद ये एक अच्छा दे सकता है। बट इट्स ऑल्सो हैव व्हाट मीन्स डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक क्या है इसका, डिसएडवांटेज ये है कि इट्स हाई डिस्पैरिटीज़ मतलब इस सेंटेंस का मीनिंग समझे एक एग्जाम्पल से। When a small section of people has very large income, the average income also gets high and do not give proper idea about the actual situation. मतलब कंट्री में कुछ रिच जो है वो बहुत कम है और पुअर्स जो है वो ज़्यादा है, पर रिच का इनकम ज़्यादा है। मतलब इसके हिसाब से क्या होता है, डिसपैरिटीज़, मतलब इक्वलिटी नहीं रहता, सबका एवरेज इनकम तो कंट्री का आ गया इतना, पर सबका इनकम नहीं होता, वो रिच पीपल ज़्यादा कमा रहे हैं फिर जो पुअर्स है वो बहुत कम कमा रहे हैं, ऐसा हो जाता है। तो इसका ये ड्रॉबैक है कि हाई डिसपैरिटीज़। ओके स्टूडेंट, फिर है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन पर कैपिटल इनकम। जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या रिपोर्ट करता है पर कैपिटल इनकम के हिसाब से। वर्ल्ड बैंक पब्लिश वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। जो वर्ल्ड बैंक है वो ये क्या है, WDR वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एवरी ईयर टू कंपेयर द नेशंस ऑन द बेस ऑफ पर कैपिटल इनकम। जो वर्ल्ड बैंक है वो हर साल एक रिपोर्ट करता है, उस रिपोर्ट को बोलते हैं
मतलब शॉर्ट फॉर्म है उसका WDR, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वो एक पब्लिश करता है एक रिपोर्ट। क्यों? मतलब वो कंपेयर द नेशंस ऑफ द बेसिस ऑफ द पर कैपिटल इनकम। मतलब हर साल वो एक देता है, पब्लिश करता है एक, फिर उसमें पता चलता है कि कौन सा कंट्री ऊपर है, कौन सा कंट्री नीचे है, किसका पर एवरेज इनकम कितना है, पर कैपिटल इनकम। ठीक है। द बैंक हैज़ क्लासिफाइड कंट्रीज एज फॉलोज। मतलब कंट्री को क्या कैसे क्लासीफाई किया है? कंट्री विथ PCI मतलब पर कैपिटल इनकम ऑफ $12 1200 sorry students, is 12,056 per annum and above in 2017 is termed as rich country। जो कंट्री का पर कैपिटल इनकम होता है $, के हिसाब से 12,056 पर ईयर, एक ईयर का, उसको हम लोग रिच कंट्री बोलते हैं। ठीक है। मतलब वो वर्ल्ड बैंक वो ऐसा क्लासीफाई किया है। और कंट्री विथ पर कैपिटल इनकम ऑफ $955 or less are termed as low income countries. In 2017, India's per capital income was only about $1820 per annum and it was classified as low middle income country। मतलब 2017 के हिसाब से जो इंडिया था वो लो मिडिल इनकम कंट्री में से एक था। ओके स्टूडेंट्स, देन आता है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अदर क्राइटेरिया क्या है? The development levels of nations or regions should be judged on the basis of other attributes beside income। मतलब जो डेवलपमेंट होता है लेवल्स नेशंस का, वो छोड़ के, मतलब इनकम को छोड़ के अदर क्राइटेरिया पे भी ये करते हैं, एट्रीब्यूट करते हैं, अदर एट्रीब्यूट। टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स टेक अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ 3 स्टेट्स। 3 स्टेट को हम कंपेयर करेंगे इसको समझने के लिए। इट्स हरियाणा, Kerala and Bihar from various aspects. Some comparative data on Haryana, Kerala and Bihar। स्टेट्स हैं। इन्फेंट उसको क्या बेसिस में करते हैं? फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, पर कैपिटल इनकम। स्टूडेंट, ये सब का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड द डेफिनेशन आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन सी। ओके, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ओके स्टूडेंट, व्हाट इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? अभी वो देखेंगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हम IMR भी बोलते हैं। वो क्या है? नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year इन द proportion of 1000 live children born in that particular year। इसका मतलब स्टूडेंट, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दैट डाई बिफोर मतलब 1 साल के पहले ही जो बच्चे मर जाते हैं बिकॉज ऑफ हेल्थ फैसिलिटी अच्छा नहीं है उनका ना, तो 1 साल के पहले ही मर जाते हैं। इन द प्रोपोर्शन बाय 1000 लाइव्स चिल्ड्रंस बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। वो पर्टिकुलर ईयर में कितना स्टूडेंट? 1000 बाय कितने मरे? शायद सोचो 500 मार गए तो यू कैन कैलकुलेट इट। ओके ओके स्टूडेंट, समझ गए होंगे। फिर लिटरेसी रेट क्या है? देखो, ए प्रोपोर्शन ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया एट दैट पर्टिकुलर टाइम एज्ड 7 years और अबव हु कैन रीड एंड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग। मतलब एक प्रोपोर्शन है ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया एट द पर्टिकुलर टाइम, वो पर्टिकुलर टाइम में एज 7 साल और 7 साल के ऊपर और अबव हु कैन रीड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग। जो बच्चे मतलब लिख पढ़ सकते हैं 7 years एंड अबव के बच्चे, उनका रेट्स है। फिर नेट अटेंडेंस रेशियो, वो क्या होता है स्टूडेंट्स? नेट अटेंडेंस रेशियो होता है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ एज ग्रुप 6 to 10 enrolled in or attending primary schools as a percentage of total number of children of primary schools। मतलब स्टूडेंट ये होता है पर 1000 पर्सन से कैलकुलेट होता है। जो बच्चे हैं जो 6 to 10 years के बच्चे हैं, जो 40 मतलब जो स्कूल जाते हैं, मतलब समझे ना आप लोग, जो स्कूल जाते हैं, फिर बाय टोटल जो वो एज के जो टोटल बच्चे हैं,
तो स्टूडेंट नेट अटेंडेंस रेशियो मतलब जो बच्चे होते हैं वो स्कूल एज में जो स्कूल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, बाय मतलब और जितने बच्चे हैं, जितना हम देख रहे थे बीच में चाइल्ड लेबर बहुत चल रहा था, तो बच्चे पढ़ाई नहीं करते, तो इसके हिसाब से उसको बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। मतलब कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं कितने के हिसाब से, मतलब बाय उतना, मतलब टोटल चिल्ड्रंस बाय नंबर ऑफ चिल्ड्रंस एट द एज ग्रुप वो आर गोइंग टू स्कूल। ओके, फिर स्टूडेंट आता है पर कैपिटल इनकम। शायद पर कैपिटल इनकम आपको मैं बता दी थी। ओके, सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, ये है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में जो है ना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब था पर 1000 लाइव बर्थ्स 2016 के हिसाब से, ठीक है स्टूडेंट, वो है 33 हरियाणा में। केरला में है 10 और बिहार में है 38। ओके, तो स्टूडेंट इसमें से हमें क्या पता चलता है, आप देखिए एक बार। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ना, मतलब जिसका हॉस्पिटल फैसिलिटी अच्छा है, वो हम लोग शायद देख सकते हैं कि केरला में अच्छा है। मतलब 1000 में से जो बच्चे हैं बस 10 ही मतलब डाई हो रहे हैं एक साल में, 1 ईयर के नीचे। और जो देख सकते हो हरियाणा में 33 है और बिहार में उसी से भी ज़्यादा है, मतलब 38। ठीक है, फिर आता है हम लोग का लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011। ओके, जो हरियाणा में है लिटरेसी रेट है 82 है, मतलब बहुत अच्छे, मतलब अच्छा है प्रोपोर्शन लोग अच्छे, मतलब लोग अच्छे हैं पढ़े लिखे टाइप के। ठीक है, फिर केरला में जो 94 है जो सबसे ज़्यादा है। फिर आता है बिहार जो 62 सबसे कम है अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं लिटरेसी रेट मतलब पढ़ाई वाला अच्छा भी है, मतलब केरला में सबसे अच्छा है पढ़ाई, मतलब अच्छे लिटरेसी, अच्छे मतलब एजुकेटेड है लोग बहुत। ओके, फिर आता है स्टूडेंट नेट अटेंडेंस रेशियो। जो हरियाणा में नेट अटेंडेंस रेशियो है वो है 61, केरला में है 83 और बिहार में है 43। इसमें भी कमी है बिहार। ठीक है, नेट अटेंडेंस रेशियो मतलब बहुत बच्चे, जितना बच्चे हैं बस उसके 43% बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं, तो बहुत कम है। और केरला में 100 अगर 100 बच्चे हैं, सपोज मान लेते हैं अगर 100 बच्चे हैं तो 83 बच्चे स्कूल जाते हैं, मतलब बहुत कम ही बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, पर बिहार में वो बहुत कम है। ठीक है, पर कैपिटल इनकम जो इनकम है, एवरेज इनकम है लोगों का स्टेट वाइज है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हो देखो 2015 और 16 के हिसाब से है, रुपीज़ इन रुपीज़ है। तो हरियाणा में वो होता है 1,62,034 रुपीज़, केरला में है 1,40,190 रुपीज़ और बिहार में है 31,454। देखो स्टूडेंट, इसमें हरियाणा का इनकम बहुत ज़्यादा है, 1,62,000 और समथिंग। तो केरला में थोड़ा कम है, बाकी लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो ये सब केरला में ज़्यादा है। और बिहार में बहुत कम है, देखो बच्चों 31,000 ओनली। ओके, मतलब इस स्टूडेंट की एवरेज इनकम हो गया लोगों का, एक साल में लोग कितना कमा लेते हैं। फिर आता है ये है सर्वे। ठीक है, फ्रॉम कंपैरेटिव टेबल वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट कैन बी कंक्लूड एज फॉलो। इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं स्टूडेंट, पर कैपिटल इनकम इज़ हायर इन हरियाणा एंड लोएस्ट इन बिहार। जो होता है ना स्टूडेंट, मतलब पर कैपिटल इनकम वो सबसे अच्छा है हरियाणा में, हाईएस्ट है, और बिहार में वही लोएस्ट है। दैट इंडिकेट्स एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ अर्निंग इज़ क्वाइट लेस इन बिहार। इससे क्या पता चलता है स्टूडेंट, इस टेबल से हम लोग को क्या पता चला कि जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है और स्कोप है अर्निंग के लिए वो बिहार में थोड़ा कम है। फिर रहते स्टूडेंट IMR, मतलब हम अभी बोले थे ना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ लोएस्ट इन केरला, केरला में बहुत कम है, एंड हाईएस्ट इन बिहार। ओके, हाई IMR implies that healthcare facility is poor and high per capital income, high per capital income does not guarantee for better healthcare facility। मतलब स्टूडेंट इससे क्या पता चलता है कि हेल्थ केयर फैसिलिटी वो स्टेट में क्या है, कम है करके। लिटरेसी रेट इज़ हायर इन केरला एंड लोएस्ट इन बिहार।
Net attendance ratio is highest in Kerala and lowest in Bihar. These aspects indicate that per capita income is not the best criteria to decide development, but other basic facility and quality of life also matter and must be properly काउंटेड फॉर डेवलपमेंट. स्टूडेंट, इससे हमें क्या पता चलता है, ये हम लोग जो पूरा देखें तो इससे हमें क्या पता चलता है कि बस पर कैपिटल इनकम वही बस सफिशिएंट नहीं है एक कंट्री या एक स्टेट को जज करने के लिए. हमें और भी क्राइटेरिया अदर जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या हो लिटरेसी रेट, फिर नेट अटेंडेंस रेशियो, सब देखना पड़ता है. सब एक्सपेक्ट में अगर एक स्टेट और एक कंट्री अच्छा है तो शायद हम उसे एक डेवलप्ड स्टेट या डेवलप्ड कंट्री बोल सकते हैं. पर कैपिटल इनकम के हिसाब से so students, per capita income is not the best criteria as is high disparities we read in this few topics. और मतलब within this per capita income we cannot classify a country or a state whether they are developed, developing or underdeveloped, because there are another more important factors such as we read just infant mortality rate, literacy rate and all. Okay. Then student, we will read about public facilities. Okay. Okay. Monetary development or more average income may not procure you a better life. Means money cannot buy us everything we want. It cannot buy us the happiness, a pollution free environment, and unadulterated medicine or protection from disease. Okay, student. So public facilities like primary, secondary schools, healthcare facilities, cleanliness are also important for living. Then student, public distribution system. Some states like Tamil Nadu has a well functioning public distribution system, PDS, for supply of food grains to poor peoples in rural area, whereas Jharkhand does not have such efficient system. In Tamil Nadu, 75% of people living in rural area use a ration shop, whereas in Jharkhand only 8% of rural people are able to do so. So student, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि जो है क्या तमिलनाडु में जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जिसमें ग्रॉसरी आइटम्स वो एक मिनिमम प्राइस से ख़रीदता है गवर्नमेंट और फिर वो रूरल एरियाज़ में पुअर पीपल्स को देता है गवर्नमेंट राशन शॉप्स में. ओके. जो वो है वो तमिलनाडु में बहुत अच्छा वर्क करता है. मतलब 100 से 75% ऑफ द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज यूज़ अ राशन शॉप. गवर्नमेंट राशन शॉप यूज़ करते कितने 75% लोग. ठीक है, मतलब वो अच्छे से वर्क कर रहा है. गवर्नमेंट इज़ वेल देयर. बट वेयर इज़ इन झारखंड ओनली 8%. स्टूडेंट, यू कैन सी वेयर इज़ 75% एंड वेयर इज़ 8%. कहाँ है, कितना मतलब कितना है वो ना डिफरेंस. तो बस 8% जो हो ना रूरल पीपल्स दे आर एबल टू डू सो. मीन्स दे आर एबल टू यूज द रेशन शॉप्स, गवर्नमेंट रेशन शॉप्स. ओके ना. Then student, we will read about body mass index, BMI. Nutrition is another important asset of development. Internationally, a standard known as body mass index is used BMI to determine whether an adult is nourished or not. If we divide the weight of a person by the square of his or her height, we get a ratio which is called BMI. अभी स्टूडेंट हम समझेंगे कि बॉडी मास इंडेक्स क्या है. मास इंडेक्स BMI. So nutrition is also important. Okay. So internationally, it is an international standard system known as body mass index used to determine whether a person is undernourished, nourished, over healthy or not. Okay, it is an international system. So student, इसमें क्या होता है, अगर हम एक इंसान का an adult person
इफ़ वी डिवाइड द वेट ऑफ अ पर्सन, एक इंसान का वेट केजीज में डिवाइड करेंगे बाय द स्क्वायर ऑफ हिज और हर हाइट, उनके हाइट का स्क्वायर, मतलब हाइट का जो मीटर में, ठीक है, मीटर स्क्वायर में, वी गेट द रेशियो विच इज़ कॉल्ड BMI. समझे? तो BMI इक्वल्स टू वेट इन केजीज बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर. स्टूडेंट देखो, हम अभी यहाँ कुछ इंटरनेशनली दे हैव गिवन, अगर एक इंसान का BMI है 8.5, द पर्सन इज अंडर नरिश्ड, एंड इफ इट ओवर 25 द पर्सन इज ओवरवेट. देखो, किसी भी पर्सन का अगर 8.5 के नीचे हुआ तो वो क्या है, अंडर नरिश्ड. अब तक अच्छे से इसको अच्छे से न्यूट्रिशन चाहिए, और मतलब वो ठीक नहीं है. अगर 25 के ऊपर है तो क्या है, ओवर हेल्दी है, ओवरवेट है. एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन, इफ अ वेट ऑफ अ 1.65 meter tall adult is below 50.5 kg, the person will be considered undernourished. ठीक है. However, if the same person's weight is over 68, the person is considered overweight. This standard is not applicable for growing children. सो स्टूडेंट्स, ये जो है स्टैंडर्ड वो ग्रोइंग चिल्ड्रंस के लिए, वो एडल्ट के लिए है आफ्टर अ सर्टेन एज. ओके. फिर आता है स्टूडेंट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, बेस्ट मेथड टू मेजर डेवलपमेंट. ठीक है. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश बाय UNDP. UNDP का फुल फॉर्म क्या है? देखो स्टूडेंट, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इज वन ऑफ द बेस्ट method to measure development. The report compare countries based on 3 criteria, namely living standard, मतलब per capita income, health status, life expectancy, education level of a people, literacy rate, and environment ratio. India occupy 130 rank age Human Development Report in 2018. The Human Development Index HDI consider public health, education, poverty level, inequality, environmental aspects to measure human development. एक ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट मेज़र करने के लिए एक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो एक रिपोर्ट हर साल पब्लिश करता है. ओके. वो रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट by UNDP, मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू मेजर डेवलपमेंट. ठीक है. तो ये जो रिपोर्ट है वो तीनों के बेसिस में आता है, वेदर दे आर डेवलप, अंडर डेवलप या डेवलपिंग, वट एवर, तीनों ये में आता है. तो क्या तीनों कंसिडर करते हैं? पहला है लाइफ स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड. ओके. पर लिविंग स्टैंडर्ड मतलब पर कैपिटल इनकम, उनका पर कैपिटल इनकम कितना है. फिर आता है हेल्थ स्टेटस, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी. फिर आता है एजुकेशनल लेवल ऑफ ए पीपल, मतलब क्या है, लिटरेसी रेट, क्या लिटरेसी रेट एंड एनवायरमेंटल रेशियो. ओके स्टूडेंट, देखो ठीक है ना सब. फिर आता है, मतलब इंडिया जो है ना वो 130 रैंक में था 2018 में. 18 के हिसाब से ना इंडिया था 130th रैंक में. और वो क्या कंसिडर, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, कंसिडर पब्लिक हेल्थ. वो क्या कंसिडर करता है? पब्लिक हेल्थ के बारे में, एजुकेशन, पॉवर्टी लेवल इन द कंट्री, इनइक्वालिटीज एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स. फिर आते हैं स्टूडेंट सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. स्टूडेंट, ये जब तुम पढ़ोगे, एग्ज़ाम वगैरह दोगे, तो ये देखोगे बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होते जाता है. ठीक है. सो इसे थोड़ा ध्यान से सुनो और समझो. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैज़ बीन अटेंडेड एट द कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट. क्या है इसका मतलब स्टूडेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ डेवलप्ड कंट्री, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एक डेवलप कंट्री में, एंड अ डेवलपिंग कंट्री हैज़ बीन अटेंडेड एट द कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट. ओके. फिर एग्जाम्पल लेते हैं. एक्सेसिव माइनिंग ऑफ आयरन, गोल्ड, सिल्वर और कोल, एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ
crude oil leads to depleting of stock of these nature. मतलब हम लोग अगर एक्सेसिव अमाउंट में एक नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करेंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचाएगा ही नहीं. Smoke and other poisonous gases being released from factories lead to environmental pollution. और ऊपर से हम लोग अपना एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट कर रहे हैं. ठीक है. Problems of water and air pollution affecting the lives of people and will affect the lives of future generation. तो इस तरह हमें कुछ नहीं होगा, जो हम लोग का फ्यूचर जनरेशन है हम उनको अफेक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इससे. अगर हम ऐसे ही यूज़ करेंगे सब तो फ्यूचर जनरेशन के लिए थोड़ी ना कुछ बचेगा. फिर आते हैं स्टूडेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके. Sorry student, let me zoom it. Okay. Environmental degradation and sustainable development. Mismanagement of natural resource will result into environmental degradation that is not confined to the nation or state boundaries. Okay. I think so आप लोग समझे ये लाइन को. Let me once again repeat. Mismanagement of natural resource result into environmental degradation. हम लोग जो mismanagement यूज़ कर रहे हैं natural resource को, it gave rise to environmental degradation that is not confined to national or state boundaries. मतलब वो limited नहीं है. और now the focus is on sustainable development which permits us to use the resource carefully. अभी क्या है, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के ऊपर आ गया है, जिससे हम मतलब यूज़ कर सकते हैं रिसोर्सेज, केयरफुली यूज़ कर सकते हैं. सो स्टूडेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है देखिए डेफिनेशन. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज न्यू टर्म दैट इज एसोसिएटेड विद द बैलेंस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स बाय यूजिंग रिसोर्स एट मिनिमम लेवल सो दैट फ्यूचर जनरेशन कैन यूज़ इट. ओके. तो सस्टेन डेवलपमेंट क्या है, ये एक न्यू टर्म है विच केम अक्रॉस यू. ओके. तो इसमें क्या होता है, अगर हम कुछ भी नहीं बचाएं, हम लोग बस अपना नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करते हैं, एक दिन वो है ना, सब आफ्टर 50 ईयर्स इट विल गेट ओवर, ख़त्म हो जाएगा ये और नहीं बचेगा. ठीक है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ केयरफुली हम लोग अपने हिस्से का कुछ बचा के रखे. एक्चुअली हम यूज़ तो कर रहे हैं पर वी आर मिस यूजिंग अननेचुरल रिसोर्सेज. ओके. उससे क्या होगा कि हम लोग के फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ नहीं बचेगा. और तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, द बैलेंस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स बाय यूजिंग resource at minimum level so that future generation can use it. So this is called sustainable development. Okay students, some example that show environmental degradation are as follow. Okay, groundwater in India, exhaustion of natural resource. Depleting groundwater resource in Punjab, West UP, hard rock plateau at central and south India points to overuse and growing urban settlement. There is 40% decline in groundwater source in India. देखो हम लोग वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो कुछ पार्ट्स में अभी से पानी मतलब नहीं मिल रहा है, ख़त्म हो गया. वो पार्ट्स का नाम देखो, पंजाब, वेस्ट यूपी, हार्ड रॉक प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया पॉइंट्स टू ओवर यूज एंड ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट्स. अर्बन जो सेटलमेंट्स है वो बढ़ रहा है, मतलब लोग दे आर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेज टू सिटीज़. इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पानी का जो डिमांड है वो बढ़ रहा है, तो धीरे 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 करके ख़त्म हो रहा है. मतलब ग्राउंड वाटर जो है ना 40% कम हो गया है, अभी से कम हो गया. तो आप लोग सोच सकते हो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचेगा क्या. एंड वी आर मिस यूजिंग आर नेचुरल रिसोर्सेज. फिर आता है एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड exhaustion of natural resource, according to World Energy Review June 2018, the total reserve
of the crude oil stock in the world is going to at least going to last just for 50 years, as countries are fast using up the oil reserves and alternatives source of energy are not well developed. देखो जो है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एनर्जी रिव्यू, वर्ल्ड का जो एनर्जी रिव्यू एक है, तो वो जून 2018 में वो एक रिपोर्ट दिए थे। उसके हिसाब से क्या है, जो टोटल ये यहाँ एग्जाम्पल ले रहे, ठीक है, टोटल जो रिजर्व ऑफ क्रूड ऑयल, जो क्रूड ऑयल है ना, वो शायद 50 ईयर्स में सारे कंट्री में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 50 ईयर्स, ओनली विद इन 50 ईयर्स, ओके, 50 ईयर्स एज कंट्रीज आर यूजिंग फास्ट, बहुत फास्ट यूज़ हो रहा है ना, ऑयल रिजर्व्स जो है ना बहुत यूज़ हो रहा है, और उसका अल्टरनेटिव, और हमें कुछ नहीं मिला है अब तक, मतलब उसका अल्टरनेटिव जो एनर्जी है वो अब तक वेल्ली डेवलप नहीं है। ओके स्टूडेंट, विद दिस वी हैव completed your civic means your economics chapter 1. So this is all one chapter in one video. Hope you guys like it. If you like it, please like, share, subscribe it, and any doubt you comment me, I will answer you soon. Okay students, and soon I will put more long questions for you. Okay students, bye, thank you.